मैं डिफेंस सर्विसेज कोच धर्मेंद्र भाल से। गाइज, सभी स्टूडेंट्स चाहे वो एनडीए सीडीएस हो, एफकेट का हो, कोई भी हो, फ्रेज, इडियम्स और फ्रेज सबके एग्जाम्स में आते हैं और सभी को कहीं ना कहीं उनमें परेशानी होती है। सॉल्व कैसे करते हैं? एडम्स फ्रेज वोकैब का हिस्सा है, वर्ड्स पावर का हिस्सा है, उसको हम रट तो सकते नहीं है, कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट तो नहीं है, इटिमोलॉजी तो वहां लगता नहीं है कि हाँ चलो हम उसको सुफिक्स प्रीफिक्स या करके ऐसे कुछ करके बना लेंगे, इतना आसान नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? बार बार यदि या तो हम उसको अपनी कॉन्वर्सेशन में ले ले, प्रैक्टिस में ले ले, खूब सारा रीडिंग करें, बार बार रीडिंग करेंगे तो ये एडम्स और ये फ्रेजेस बड़ी आसानी से हमारे लिए क्लियर हो जाएंगे। मैं कुछ एडम्स फ्रेजेस लेकर आया हूं जो हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उनको देखेंगे कि रेगुलर यूज में कैसे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर है कि एक हमारे पास ये स्टडी ऑफ फ्रेजेस एंड इडियम्स है। एक सेंटेंस है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्स, वेरी कॉमन फ्रेज है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्स। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्स मतलब झगड़े की जड़, कॉज ऑफ क्वारल। क्या है ये? कॉज ऑफ क्वारल। और ये बहुत कॉमन माना जाता है, हम इसको समझते भी हैं, ये कॉज ऑफ क्वारल, ये इसे हम कॉन्टेंशन, बल्कि जो बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन, कभी कभी बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन के नाम से भी ये फ्रेज एग्जाम्स में आता है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आता है, झगड़े की जड़। अब यहां मैंने एक सेंटेंस कहा कि हिमालय रेंज is an apple of discords between India and China। और कभी कभी वेरी कॉमन सेंटेंसेस, जम्मू एंड कश्मीर इज एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वैसे भी हम बहुत सारी कहते हैं कि दिस इज प्रेशियस प्रॉपर्टी इज द कॉज ऑफ क्वारल, बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड्स बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। तो इनका उपयोग नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए, एग्जाम्स के लिए, शब्दों के लिए। देखो, इफ यू वांट टू डू योर बेटर कॉन्वर्सेशन, बेटर इंग्लिश, तो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न लॉट्स ऑफ फ्रेजेस एंड इडियम्स। इनके बगैर अच्छा अंग्रेजी बहुत मुश्किल है। कहां से आते हैं? देखो, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल कॉलम पर जाइएगा, खूब सारी किताबें पढ़िएगा, तो ये बहुत आसानी से आपको लर्न हो सकती है, इन्हें लर्न करना पड़ता है। कभी कभी ये रेडीमेड हमारे कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाता है। देखो, दूसरा मैं यहां कह रहा हूं, एप्पल ऑफ वंस आई। ये एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी डियर, आंखों का तारा। ट्विंकल ऑफ वन साई, एप्पल ऑफ वन साई, ट्विंकल ऑफ वन साई, मतलब कि वेरी डियर, बहुत प्यारा। अब मैं एक सेंटेंस ये बता रहा हूं कि हर ओनली सन इज द एप्पल ऑफ हर आई। ये जो हर है, ये हम कुछ भी प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं, या हीज कर सकते हैं, देयर कर सकते हैं, आर कर सकते हैं, योर कर सकते हैं, कुछ भी चेंज, या किसी का नाम लिख सकते हैं, हिज मदर, हिज फादर, किसी का भी हम कर सकते हैं। यहां पर ये भी बहुत कॉमन है। एनडीए सीडीएस में आपने देखा होगा, विशेष तौर से एनडीए में 10 फ्रेज पूछते ही है। अल्टरनेट, साल में 2 बार एग्जाम होती है, हर 6 महीने के अंदर कभी फ्रेज पूछ लेंगे, कभी किसी ग्रामर का हिस्सा पूछ लेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर वो, ये फ्रेजेस, इडियम्स पूछेंगे जरूर। और मैंने क्या कहा? डेफिनेटली वन थिंग, वी वांट टू स्पीक इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव इंग्लिश। तो फ्रॉम वेयर वी कम्स दिस इंप्रेशन? डेफिनेटली इडियम्स, फ्रेजेस, गुड वर्ड्स, गुड वोकैब। अपन कहते हैं कि यार मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता, द मेन रीजन इज दैट लैक ऑफ वोकैब, लैक ऑफ वर्ड्स पावर। तो फ्रॉम वेयर you can improve your words power, definitely this is one of the things you have to improve in your conversation, in your literature. So you can write better, you can speak better, definitely, and you can understand better, yeah. If the people speak with this phrase and verbs, idioms, तो फिर कैसे समझोगे? इनको समझने के लिए भी बहुत जरूरी है ये। अब ये देखो, मैं तीसरा फ्रेज यहां पर पढ़ रहा हूं और तीसरे फ्रेज को यहां आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यहां पर मैंने यहां पर एक फ्रेज आपको बताया, ये एड फ्यूल टू द, यहां पर मैंने आपको बताया, देखे, ये यहां पर एड फ्यूल टू द फायर, ये एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर अपन पता है ना कि एग्रावेट द क्वारल। अब यहां मैं सम सिचुएशन इन मैटर्स, मतलब झगड़ा लगाना, भाई एड फ्यूल टू द फायर, झगड़ा लगाना, उस चीज को और आगे बढ़ाना, उसको एक्साइट करा, इंसाइट करा, प्रोवोक करना, ये सब वर्ड्स है ना जिसको हम समझते हैं यहां पर। अब यहां मैंने कहा हीज अब्यूजिव लैंग्वेज एड फ्यूल टू द फायर, भाई उसका हीज अब्यूजिव लैंग्वेज, इफ यू स्पीक अब्यूजिव, यू स्पीक some words which can incite the people, तो definitely it is just like a add fuel to the fire। अब add fuel मतलब कि भाई आग में घी डालने का काम कर रहा है, वो तो झगड़ा लगा रहा है। ये यहां पर ये सेंटेंसेस है। अब इन सेंटेंसेस को हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हमको ये लर्न होंगे, क्योंकि मैंने इनका क्या नाम रखा? स्टडी ऑफ फ्रेज एंड इडियम्स। ये तो चलो, ये तो नॉर्मल एग्जांपल्स है। जब रेगुलर क्लासेस होती है तो रोजाना 20-25
रोजाना 20-25 एडियम्स फ्रेजेस पढ़ते रहना चाहिए। वो तो एक ऐसी चीज है यार कि जिनको पर जितना पढ़ेंगे उतना हमको लर्न होगा। अखबार पढ़िए ना आप, एडिटोरियल कॉलम में मुझे लगता है कि 2-3 फ्रेज इडियम्स रोज आते हैं। सबसे बेहतरीन चीजें आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, और यदि वहां से जीके भी, करंट अफेयर्स भी और बेहतरीन लैंग्वेज भी ना, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो 300-400 एडियम्स फ्रेजेस हमेशा लर्न करके रखें, क्योंकि एग्जाम वाले क्या करते हैं, इस बार जो इतना पूछ लिया फिर नए नए एडियम्स फ्रेजेस लाते हैं। ये रेडीमेड नहीं होते, इन्हें बनाया भी जा सकता है, इसने बनाया भी जा सकता है। देखो बेड ऑफ रोजेस, मैं क्या पढ़ रहा हूं इसको, बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मतलब आराम की जिंदगी। लोग कहते हैं ना बेड ऑफ थॉर, अरे माई लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न, यार बड़ी तकलीफों वाली है, बड़ी ही मतलब डिफिकल्टीज वाली, लेकिन यह बेड ऑफ रोजेस मतलब इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, इजी एंड कंफर्टेबल लाइफ। यहां पर सरल और आसान स्थितियां, सरल और आसान जिंदगी, लाइफ। अब अरे अपन कहते हैं कि जस्ट ही इज लीडिंग यार बेड ऑफ रोजेस लाइफ, एंड हाउ कैन ही नो आवर प्रॉब्लम? It's not possible for him to know our problem because we are leading a life of thorn, कांटों की जिंदगी मतलब मुसीबत की जिंदगी। यहां पर his post मतलब the post of prime minister, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। अपन कहते हैं, हमेशा लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी फलाना, अरे बनकर तो देखो, छोटे सा सरपंच बन जाता है, जिंदगी हराम कर देते हैं लोग, फिर वो तो प्रधानमंत्री है, अच्छा बुरा सब चलता रहता है इन सब चीजों को। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, मतलब आराम की पोस्ट नहीं है, वो आराम की जिंदगी नहीं है। 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, उसके बाद भी लोग कहते हैं करता क्या है, एड इंसल्ट टू इंजरी। क्या है एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब कि जले पर नमक छिड़कना, एड इंसल्ट टू। तो यहां पर द हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट करना, बेइज्जत करना, जले पर नमक छिड़कना, एड इंसल्ट टू द इंजरी। वेरी कॉमन, ये फ्रेजेस क्या है, वेरी कॉमन है। इफ यू आर यूजिंग इट एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन, स्पीकिंग एनीवेयर, एट द टाइम राइटिंग, तो डेफिनेटली इट विल बी यार इंप्रेसिव नो इन कन्वर्सेशन है सब। सर मेरा फ्लुएंट इंग्लिश नहीं, अरे फ्लुएंट जोर से बोलने से, तेज से बोलने से कोई फ्लुएंट थोड़ी ना होता है। फ्लुएंट होता है अच्छा बोलने से और समझने वाला बोलने से। अब ये कहां से आएगा, ये आएगा तो ना जब जितना हम पढ़ेंगे उतना समझेंगे और उसका कन्वर्सेशन भी अच्छा होगा तभी आएगा ना ये। अब मैं यहां एक और आपको पढ़ रहा हूं, ही हैज एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय राइटिंग दिस लेटर, बाय राइटिंग टू दिस लेटर। कभी कभी हम एडिटोरियल कॉलम पढ़ते हैं या फिर कुछ भी ऐसा लेटर पढ़ते हैं कि हाँ यार मतलब कि जो है, अरे तू फेल हो गया, अच्छा तेरे को तो तेरे पापा ने बहुत मारा होगा। इट इज जस्ट लाइक, क्या है ये, एड इंसल्ट टू द इंजरी ना। तो ये एक चीज समझे हम, इनका उपयोग कैसे करेंगे, इनको नॉर्मल लाइफ में भी आपको यूज करना पड़ेगा। यदि नॉर्मल लाइफ में आपने इसे यूज नहीं किया तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इन्हें हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल लाइफ में भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको नॉर्मल लाइफ में यूज करने के लिए एक तो क्या होता है कि ये जो टेक्निकल बोर्ड होते हैं इनमें कुछ हो जाए तो ये अपनी हालत खराब कर देते हैं, यदि रेगुलर एक बोर्ड पर अपन काम कर रहे हैं तो ये चीज पर है। तो मैं कह रहा था एट डेगर्स ड्रॉन, एट डेगर मतलब होता खंजर, ड्रॉन मतलब होता खींचना, एट डेगर ड्रॉन। तो यहां पर अपन ने कहा डेगर्स ड्रॉन, तो इनिमिकल टर्म्स, सारे मतलब बिल्कुल तलवारें खिंच जाती है। ये क्या होता है, पारस्परिक दुश्मनी, एक दूसरे जहां पर भी देखते हैं एक दूसरे पर मतलब कि तलवारें खिंच जाती है, लड़ने को लिए उतारू हो जाते हैं। मैंने कहा एट वन टाइम रशिया एंड अमेरिका वर एट डेगर्स ड्रॉन। अभी भी है, अभी भी कहा रशिया और अमेरिका जहां भी देखते हैं एक दूसरे को मतलब कि आंखें मतलब कि जो है तान लेते हैं, बहुत तनने लगती है, लड़ने लगते हैं। तो इट इज कॉल्ड द डैगर्स ड्रॉन, मतलब खंजर खींचने वाला, मतलब कि देखते से लड़ने पर तराव उतारू हो जाना। इट इज कॉल्ड द डैगर्स ड्रॉन। ये रशिया और अमेरिका दे द बेस्ट एग्जांपल्स यार एट प्रेजेंट, क्योंकि एट प्रेजेंट द रशिया एंड यूक्रेन engaging in war and America as supplying the very dangerous weapons and armaments to the Ukraine, just like he is not indirectly participating in this war and Russia is not doing anything because definitely वो एक से नहीं 50 मतलब कि कई देशों से, पूरे नाटो से लड़ रहा है। तो फिर वहां एग्जांपल्स भी बहुत अच्छा है, रशिया एंड अमेरिका एट द डैगर्स ड्रॉन स्टेज, ठीक है ना, लीडिंग। अब यहां मैंने कहा अगेंस्ट द रेनी डे, क्या है यहां पर हमने उपयोग क्या किया है, अगेंस्ट द रेनी डे, अगेंस्ट द रेनी डे। भाई जब तक क्या है,
जब तक सूरज चमक रहा है अपनी व्यवस्था कर लीजिएगा। ये अगेंस्ट रेनी डेज मैंने कहां पढ़ा था, एक क्रिकेट एंड आंट का लेशन था, वहां क्रिकेट और आंट के लेशंस में मैंने ये अगेंस्ट रेनी डेज पढ़ा था। वहां पर वो क्रिकेट पूरे समय मतलब कि घूमता फिरता रहता था जब द सन इज शाइनिंग, और जब बार पूरे इस पर छप जाती है, जब वो अंट से मांगने जाता है तो फिर वो इसमें। तो यहाँ क्या होता है, प्रिकॉशंस ऑफ फॉर इमरजेंसी, हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ घरों के अंदर पानी आता है, बारिश होती है, झड़ियां लगती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अगेंस्ट द रेनी डेज मतलब बुरे समय की तैयारी कर लेना, कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध कर लेना। मैंने क्या कहा, यू मस्ट सेव समथिंग वेरी मच एवरी मंथ अगेंस्ट द रेनी डेज। भैया हमको सेव करना चाहिए ना अगेंस्ट द रेनी डेज, अगेंस्ट द रेनी डेज फॉर ओल्ड टाइम, for old days time, for the adverse situation, for the difficulties time. But in rainy days, if you it is raining continuously and you are not able to go outside, तो क्या करोगे आप? Definitely you have to beg or you have to borrow, you have to go to empty stomach. तो in this condition you have to save everything something every month against the rainy days. अच्छा, एक और यहां पर मैंने कहा आपको at a loss, to be confused, घबरा जाना, at a loss। अपन अचानक कहीं जाते हैं और अपन ऐसे घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या है, ये at a very loss, मतलब अपन यहां पर क्या कह रहे हैं, और बिल्कुल अचंभित हो जाना, घबरा जाना, कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ जाना। तो दुविधा में पड़ जाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, he was at a loss to understand what to do against so much of opposition। वो इतना अपोजिशन हुआ कि एट a loss हो गया, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, घबरा गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा एट लॉगर हेड, मुंह फुला लेते हैं लोग, एट लॉगर हेड मुंह फुला लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो यहां पर शत्रुता की आवश्यकता दी है। यहां पर टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी, ही इज एट लॉगर हेड्स विथ हिज ब्रदर, उसके साथ तो उसकी बिल्कुल क्या है, दुश्मनी है। क्या है? दुश्मनी है, लॉगर हेड। यहां पर आप देखें कि इसके लिए अपन ने यहां पर एट आर्म्स लेंथ, मैंने क्या कहा, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ मतलब बहुत नजदीक है, यहां पास में एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ मतलब कि कीप डेंजर्स एट एविल्स डिस्टेंस, मतलब कि बिल्कुल उसे क्या रखो, दूर रखो, खतरे या बुराइयों को दूर रखो। ही कीप सच रास्कल्स एट अ आर्म्स लेंथ, इस तरह के जो रास्कल्स होते ना, इन्हें तो बिल्कुल आप फटकने मत दो, फटकने ना देना, नजदीक फटकने ना देना। इज एट एन आर्म्स लेंथ, एट वंस फिंगर्स एंड टू हैव फुल एंड रेडी नॉलेज। अरे ऐसे कर दूंगा, ऐसे ये टू हैव एंड रेडी नॉलेज, पूर्ण रूप से तत्पर ज्ञान। अपन कहते हैं अरे मेरा चुटकी का काम है ये। तो एट वंस at my fingers and I can speak English with you as easily and foreigners at my fingers and because I know everything. I can't proclaim that I know everything, but I am using this at fingers and so that I am using it that क्या अरे ये तो मेरा चुटकी का काम है ये। मैंने क्या किया, the lawyer should have all the section of the act at his fingers end। सही बात है, एक अच्छे लॉयर को सारी सेक्शंस मालूम होती है, एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के नॉलेज होकर सारी आर्टिकल्स मालूम होती है, वो बिल्कुल काम कर लेता है। और सारे एक लॉयर को तो सारे सेक्शंस मालूम ही होने चाहिए, एट फिंगर्स एंड। अब यहां पर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि NX2 ग्रैंड क्या है, उपयोग किया मैंने यहां पर NX2 ग्रैंड, मैंने यहां पर NX2 ग्रैंड का उपयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? NX2 ग्रैंड। NX2 ग्रैंड का यहां मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। NX2 ग्रैंड मतलब गए, अपना हिस्सा काटा और चुपके से निकल लिया। NX2 ग्रैंड अपना उल्लू सीधा करना, सम पर्सनल मोटिव। तो ही फ्लैटर्स you so much perhaps he has some NX2 ग्रैंड, वो तुम्हारी चापलूसी बहुत करता है यार, वास्तव में उसके पास कोई उसका स्वार्थ होगा, यह इसलिए इसका उपयोग यहां हम कर रहे हैं। अब देखें, इन सब चीजों को आप समझ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। टू बी बियर द बंट ऑफ, टू बी बियर द बंट ऑफ, अपने से करते तो बर्दाश्त कर लेना। मैंने क्या कहा? टू इंड्योर द कैलेमिटी, टू इंडोर द कैलेमिटी ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या कर लेना, उस चीज को, कठिनाई को हिम्मत से सामना करता, कुछ चीज बर्दाश्त कर लेना। मैंने यहां सेंटेंस पढ़ रहा हूं कि महाराणा प्रताप बोर द बंट ऑफ द मुगल इन्वेजन ब्रेवली, सामना करना मतलब कि कठिन समय का बड़ी बहादुरी से सामना करना। यहां पर द बोर, ये बियर जो है, ये यहां पर ये बियर है, इसका ये सेकंड फॉर्म है और आपको तो पता है ये बॉर्न इसका
थर्ड फॉर्म है। और यहां मुगल इन्वेजन ब्रेवली, यहां पर दूसरा एक दिया एट 6s and 7s, और ये तो एग्जाम्स में आ भी चुका है, एनडीए में आ चुका है, सीडीएस में आ गया 6s and 7s, नाम से पता चला तितर बितर बिखरा हुआ, सब कुछ बिखरा हुआ। तो यहां पर इन डिसऑर्डर्स, तितर बितर बिखरा हुआ, माय यंग सन हैज थ्रोन बाय बुक्स एट 6s and 7s। एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे यार, एग्जाम्पल्स होते हैं ना तो हमको फायदा क्या होता है, एग्जाम्पल्स होते तो हमको पता हो जाता है कि यार सेंटेंस में इनका यूज कैसे करना है। अब एग्जाम्पल्स नहीं हो तो गड़बड़ हो जाती है। अब मेरे इस वीडियो पे मैंने क्या किया, एग्जाम्पल्स लिए, नॉर्मल छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, आप भी उनका उपयोग करो, उन्हें बोलो, बोलना सबसे बड़ी चीज है। मेरे कहा लिखना तो सभी है, अंग्रेजी बोलते आना चाहिए, और इन इडियम्स फ्रेजेस का आप अपने कॉन्वर्सेशन के अंदर यूज करो, मजा आएगा। अब मैंने यहां पर आपको एक और कुछ सेंटेंसेस बताना है और फिर आपको थोड़ा सा समझाना है। यहां पर मैंने क्या, तो बंट ये हो गया। अब ये 6s and 7s इंडोर्स दिशा, एक है यहां पर एट द 11th आवर, क्या मैंने उपयोग किया है यहां पर, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। उसके बाद तो 12 बज जाती मेरे भाई, 12 बज जाती, एट द 11th आवर, एन वक्त पर। मैंने क्या कहा, एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि पता है ना एट द 11th आवर, इसके बाद तो क्या होता है, 12 बज जाती है अंतिम क्षणों में। ही रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल एट द 11th आवर। सो मैं कह रहा हूं कि 12 बज जाए उसके पहले यू शुड लर्न योर इंग्लिश एट द 11th आवर। थैंक यू डियर्स, थैंक यू वेरी मच।